पूरा वही था। इसको तो मुझे अभी नहीं सकते ना। पुरातात्विक तो ये हुई है। पुरातात्विक भी आगे पढ़ा है। ये क्या हो जाएगा फिर? ठीक है, सही था ना? ये हमने बताया था। धार्मिक में बताते चलने क्या क्या था? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ, यस सर। ठीक है ना? जैन धर्म के ग्रंथ, ठीक है ना? उनसे पता चलता है इनके बारे में, मौर्यों के बारे में। इसके अलावा पुराण से, ठीक है ना, उससे पता चलता है। तो बहुत सारे धर्म के ग्रंथ हैं, जैसे आपके दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं, मिलिंद पन्नु, सब लिखा है हमने, ठीक है ना? ये सब क्या है? आपके बौद्ध ग्रंथ है। इससे मौर्य साम्राज्य के बारे में, अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना? जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र था, ठीक है ना? आपका किसने लिखा था कल्पसूत्र? भद्रबाहु ने। हेमचंद ने भी एक ग्रंथ लिखा था, क्या नाम था? परिशिष्ट पर्वण। इससे भी पता चलता है, ठीक है ना? उसके अलावा आपके पुराणों से भी पता चलता है। तो ये सब क्या हो गया? आपके धार्मिक ग्रंथ हो गए देसी में, सब समझ रहे हैं? इसके अलावा लौकिक जो ग्रंथ है, ठीक है ना, साहित्यिक ग्रंथ, इसमें क्या था? तो आपका मुद्रा राक्षस, ठीक है ना, किसने लिखा? विशाख दत्त ने लिखा, इससे पता चलता है, ठीक है ना? कुछ तमिल ग्रंथ थे, उससे पता चलता है, ठीक है ना? इसके अलावा कश्मीर का जो इतिहास लिखा गया, बहुत सारे वहाँ के लेखक थे, विद्वान थे, उनसे पता चलता है, कथा मंजिल से पता चलता है, ठीक है? तो ये सब आपके हो गए लौकिक हो गए, ठीक है? क्लियर है? विदेशी विवरण में जब यहाँ पर भारत के नॉर्थ वेस्ट में आक्रमण होता है, इसके जस्ट पहले जो यहाँ पर रूल कर रहे थे, कौन शासन कर रहे थे? इसके पहले भारत के नॉर्थ वेस्ट में या पाटलिपुत्र में कौन रूल कर रहे थे? मौर्यों के पहले हमने बताया था कौन सा डायनेस्टी था? मौर्यों के पहले मगध पर कौन डायनेस्टी रूल कर रही थी? वो ऑप्शन दे। नंदवंश। हाँ, नंदवंश। कौन था? नंदवंश था ना? जैसे हमने बताया था लास्ट क्लास में आप लोगों को कि मगध पर, यानी कि इसके जस्ट पहले आप लोग क्या पढ़ना है? मगध का उत्कर्ष। क्या पढ़ना है? मगध का उत्कर्ष। सर अगर पढ़ा तो आसान रहते हैं, आप लोग समझ में आया था? तो ये पढ़ना है इसके जस्ट पहले, किसके? मौर्यों के। तो हमने बताया था कि मगध पर 3 डायनेस्टी ने रूल किया। किसने? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, और फिर नंद वंश। ही तो है ना? ये क्रम भी आप लोगों को याद रखना है ना? क्रम भी कुछ देता है, ठीक? तो नंद के बाद कौन आ जाते हैं? मौर्य आ जाते हैं, ठीक है? यानी कि अभी लोग ये सब पढ़ेंगे आप लोग, ये हम शुरू कर ही दे रहे हैं, तो है ना सब ना? इनका रूल था, ठीक है? नंदों का रूल था यहाँ पर मगध पर, ठीक है? तो इसी के समय में जब यहाँ पर पाटलिपुत्र में नंद वंश के शासक रूल कर रहे थे, तो भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया से, यानी कि इस एरिया से किसका आक्रमण होता है? सिकंदर का। किसका? अलेक्जेंडर सिकंदर का आक्रमण होता है, ठीक है ना? वो पाटलिपुत्र में नहीं आता है, वो इधर ही रहता है ना, भारत के नॉर्थ वेस्ट में रहता है। यहाँ पर कौन रूल कर रहा था पाटलिपुत्र में? तो नंद वंश के शासक, क्या नाम था? धनानंद। वो था धनानंद रूल कर रहा था, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे गणतंत्र थे, राजतंत्र भी थे। बहुत सारे जो राजा महाराजा थे, सब इसके सामने समर्पण कर देते। किस सामने? सिकंदर के सामने। कोई भी टिक नहीं पाता, क्योंकि वो कहाँ से? आपका मैसेडोनिया से, यानी कि कह सकते हैं कि आपका यूनान से युद्ध करते करते ईरान को जीतते हुए भारत के नॉर्थ वेस्ट पर आ जाता है। और उस समय ईरान का शासक भी शक्तिशाली था, लेकिन वो भी इसके सामने टिक नहीं पाता। किसके सामने? अलेक्जेंडर सिकंदर के सामने। हम समझ रहे हैं? और यहाँ पर आके 2 डायनेस्टी रूल कर रही थी भारत के नॉर्थ वेस्ट में, बाकी सबने तो समर्पण कर दिया, इसके सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन 2 था, एक था
तक्षशिला का शासक आम्बी, और एक था आपका पोरस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक ना। तो आम्बी भी क्या करता है, इसके सामने समर्पण कर देता है, किसके, अलेक्जेंडर सिकंदर के सामने। लेकिन जो पोरस होता है उसके डायनेस्टी का नाम था कैके डायनेस्टी का, कैके वंश या पूर्व वंश नाम था, वो समर्पण नहीं करता, कहता कि हम नहीं करेंगे। युद्ध होता है इसके बीच में, सिकंदर और पोरस के बीच में। युद्ध का नाम था हाडेस्पिस का युद्ध, हाडेस्पिस का युद्ध। क्या, कौन से नदी पर, तो झेलम नदी पर। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, ऋग्वेद में पढ़े होंगे तुम लोग। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, ऋग्वेद में तुम लोग पढ़े होंगे, सातों नदी जहाँ पर आर्य आके सेटल्ड हुए थे, पढ़े हो सब लोग। क्या नाम था, वितस्ता, वेरी गुड। हाँ, क्या नाम था, वितस्त था, ठीक है। तो इसको वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं, या हाइडेस्पस या हाइडेस्पिस का युद्ध भी बोला जाता है, जिसमें पोरस हार जाता है, किससे, सिकंदर से, ठीक है। लेकिन उसकी वीरता से थोड़ा ज्यादा वो प्रभावित होता है, तो उसके राज्य को लौटा देता है, कौन, सिकंदर। कहता है, जब उसको पकड़ कर ले आया जाता है सिकंदर के पास, तो कहता है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो कहता है कि एक राजा को जो राजा के साथ करना चाहिए तुम मेरे साथ करो। डरता नहीं उससे बिल्कुल, उसे बहुत प्रभावित होता है उसकी बातों से, और उसके राज्य को लौटा देता है, कौन, सिकंदर, ठीक ना। ये घटना है 323 बीसी का, ठीक ना। ये चल रहा है क्या, 322, सॉरी 326 बीसी का घटना है, 326 बीसी की घटना है। इसी के बाद ये क्या समझ आ रहा है सब लोगों को। अब उसकी इच्छा होती है किसकी, सिकंदर की, कि वो पाटलिपुत्र पर आक्रमण करे। कहां पर, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कौन रूल कर रहा था, घराना। शक्तिशाली शासक थे ये लोग, कौन, नंद वंश के शासक। कहा जाता कि इनके पास बहुत ज्यादा बड़ी सेना थी और बहुत ज्यादा संपत्ति था इनके पास। तो इसकी इच्छा होता है कि ये पाटलिपुत्र पर भी अटैक करे, आक्रमण करे। लेकिन इसके जो सैनिक होते हैं वो तैयार नहीं होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग विद्वानों का मत है, अलग अलग। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसके सैनिक डर जाते हैं, इसकी इतनी बड़ी सेना नंदों के पास होती है उससे। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, काफी समय हो गया था इन लोगों को घर से निकले हुए, लगभग 10 साल हो गए थे युद्ध करते करते। अब ये लोग कह रहे थे नहीं, हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग थक चुके हैं, हमें घर जाना है, ठीक है ना। बहुत सारे सैनिक युद्ध में मारे गए थे। यहाँ का क्लाइमेट और वहाँ के जो क्लाइमेट थे बिल्कुल अलग था, इससे भी बहुत सारे सैनिक मारे गए इसमें, ठीक है ना। तो कह रहे थे जल्दी से हमें घर जाना है, हमें युद्ध नहीं करना है। जो भी हो तैयार नहीं होते इसके सैनिक, किसके, सिकंदर के, ठीक है ना। और लास्टली वो भी क्या होता है, कहीं से वापस चला जाता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट पर ही रहता है, यहाँ तक नहीं आता। कहाँ, पाटलिपुत्र में। जब वापस जा रहा होता है तो कुछ समय बाद ही, यानी कि 323 बीसी में एक जगह था बेबीलोन, कहाँ पर है वर्तमान में, इराक में। कहाँ पर है, इराक में। वहीं पर इसकी डेथ हो जाती है, किसकी, सिकंदर की, मात्र 32 वर्ष की आयु में। यानी कि 32 वर्ष की आयु में पूरे वर्ल्ड को जीत लेता है, कौन, सिकंदर, ठीक है ना। 32 वर्ष की आयु में पूरे विश्व को जीत लेता है। चलो तुम लोग बताओ कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने सिकंदर सेकेंड की उपाधि धारण किया था। तुम मिडल सब लोग पढ़े हो। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने सिकंदर सानी या सिकंदर सेकेंड का उपाधि धारण किया था। ऑप्शन दे रहे हैं, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, नहीं पढ़े क्या तुम लोग, पढ़े होंगे ना, दिल्ली सल्तनत पढ़े होंगे ना आप लोग। चलो डायनेस्टी का क्रम बताओ, दिल्ली सल्तनत का एक बार समझो। कौन कौन से डायनेस्टी ने रूल किया दिल्ली सल्तनत पर। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। वेरी गुड, है ना, यही क्रम है ना। और सबसे ज्यादा समय तक किसने रूल किया, तुगलक ने। सबसे कम समय तक किसने रूल किया, खिलजी ने, खिलजी ने, ठीक है। खैर चलो उसमें बाद में। क्लियर, सब समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये स्टोरी हमने बता दिया इसके जस्ट पहले का, ठीक है, यानी कि नंदों के समय का। क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये हो गया। अब इसी पर हम लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बताएंगे फिर वो बताते हम रह जाएंगे ये। बाकी सर बताएंगे आप लोग उसके बारे में, पूरे डायनेस्टी के बारे में, तीनों के बारे में, ठीक है ना। आगे बढ़े। सीधे हम लोग मौर्य वंश,
स्रोत पर आ जाओ सब लोग जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। विदेशी विवरण में बहुत सारे, जब सिकंदर भारत आता है, यानी कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारे विद्वान इसके साथ आते हैं भारत में। इसमें से मैंने कुछ का नाम लिखाया था, नियार्कस था, स्ट्रेबो था, प्लिनी था, प्लूटार्क था, ये सब आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ के बारे में लिखते हैं, यानी कि मौर्य के बारे में लिखते हैं लोग, ठीक है ना। उससे भी हम लोग को पता चलता है। तो ये मैंने क्या लिखाया, विदेशी विवरण, क्लियर है। बेस में भी अगर आपने सब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, ऑप्शन में, यूपी में तो खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ, यूपीएससी में है या कहीं कहीं और स्टेट में है, ठीक है ना। तो अगर रखें तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसे भी जीएस के अगर क्वेश्चन में है तो वो बन सकता है। तो इसको आप लोग मेंस में भी शॉर्ट में आता है, ऐसे नहीं कि डिटेल खूब लिखना है, 500 शब्द लिखना है, अब 50 शब्द में लिखना है, 125 में लिखना है, 250 शब्द में लिखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आप प्री पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें मेंस में भी आप लोग पॉइंट को लिख सकते हैं, पॉइंट में कर करके बता सकते हैं कि आगे की इसके स्रोत क्या थे, मौर्य साम्राज्य के स्रोत क्या थे। तो ये सब स्रोत वैसे पॉइंट में करके लिख दो, सबके बारे में बता दो कि इससे पता चलता है कि के बारे में। तो वो जब प्रीवियस ईयर पेपर देंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें क्वेश्चन होंगे, उसको कर सकते हैं आप लोग साथ साथ इसको, लेकिन पहले तो आप लोग करना है कि प्री मेरा निकले, उसके बाद से फिर अपना साथ साथ मेंस भी करते चलना है। आगे बढ़े, समझ आ रहा सब लोगों को ना। अब पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या था, इसमें सिक्के थे, मृदभांड थे, अभिलेख थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। अभिलेख क्या होता है, कौन बताएगा। इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या कोई ऋग्वेद काल में कोई इंस्क्रिप्शन अभिलेख मिला था कहीं से? सब लोग ऋग्वेद पढ़े हो? कोई और कसाई हैं? दो अभिलेख मिले। कहाँ? हाँ बताइए। एक भोगज कोई था, एक कसाई। सही बता रहे हैं। भोगज कोई और कसाई के ना, कस्सी या कसाई ना। भोगज कोई कहाँ से मिला है, कहाँ से, किस जगह से? अच्छा छोड़ दो ये। अब भोगज कोई अभिलेख में कौन से ऋग्वेद के देवता के नाम का उल्लेख किया गया है? आप लोग आ नहीं रहते हैं, वो याद नहीं है। अच्छा ऑप्शन दे, ऑप्शन दे रहे हैं। मतलब इसमें बताना कि किसका नाम का उल्लेख नहीं है भोगज कोई अभिलेख में, इंस्क्रिप्शन में। इंद्र, वरुण, नासत्य, अग्नि, इसमें किसका नाम उल्लेख नहीं है? अग्नि का उल्लेख नहीं है, बाकी का उल्लेख है। एक देवता और है, कौन? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 देवता का नाम का उल्लेख है। यही 4 देवता आपके ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता है। जो कहां से मिला? एशिया माइनर से, यानी कि तुर्की से, टर्की से मिला था ये अभिलेख जो ये बताए हैं। कौन सा? आपका भोगज कोई। तो उससे ही पता चलता है कि जो आर्यंस थे वो कहां से आए थे, वही सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से कहीं से माइग्रेट करके भारत में आए थे, नॉर्थ वेस्ट में। अभी तक तो यही है, लेकिन बहुत सारे अभी भी जो रिसर्च जो चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ये लोग कहीं निवास नहीं था, यहीं के थे लोग। लेकिन जब तक रिसर्च को कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग कोई चीजें पढ़नी है कि वो लोग कहीं सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके भारत में आए थे। स्रोत क्या थे? तो स्रोत यही इंस्क्रिप्शन मिलता है जो उन्होंने बताया, और साहित्य भी मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में, यानी कि वैदिक काल के बारे में हमारे जाने के क्या क्या सोर्स है, कैसे पता चलता है मेनली हम लोग को? तो वेदों से पता चलता है। किससे चलता है? वेदों से। कितने वेद हैं कुल? 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद की रचना आपका पूर्व वैदिक काल में हुआ, इसलिए इसको ऋग्वेद भी नाम पड़ गया, ऋग्वेदिक काल में पड़ गया। बाकी जो वेद थे उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, ठीक है ना। सभी वेदों के अलग अलग आपके क्या थे? ब्राह्मण ग्रंथ थे। सभी वेदों के अलग अलग उपनिषद थे। सभी वेदों के अलग अलग अरण्यक थे। सब पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। अरण्यक भी पढ़े होंगे, वृक्ष भी पढ़े होंगे, आपके सब पढ़े होंगे, ठीक है। क्लियर है सब लोग, ठीक है ना। उससे पता चलता है। तो उत्तर वैदिक काल में ये जो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और बाकी सब है। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद से पता चलता है, इसलिए इसका नाम ऋग्वेद काल भी पड़ गया, ठीक है। ऐसे ही इस काल में जो सबसे ज्यादा जो जानकारी के स्रोत हैं कौन है? अभिलेख है। किस पे लिखे जाते थे? शिलाओं पर, पत्थरों पर, पिलरों पर,
ठीक है ना, स्तंभों पर और गुफाओं की दीवारों पर। सबसे पहले किसने इसको स्टार्ट किया बड़े पैमाने पर? अशोक ने पहली बार। किसने किया? अशोक ने किया। ठीक है ना, उन्होंने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लिया? अभिलेख का सहारा किया। जैसे मान लीजिए अब प्राइम मिनिस्टर कौन है भारत के? मोदी जी हैं। अब कोई प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कहीं से, मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च कर दिया। अब पूरे भारत में, ठीक है ना, हम लोग गोरखपुर में है या बस्ती में है, ठीक है ना, अब हम लोग को पता चल गया कि मोदी जी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लॉन्च किया है। कैसे पता चल गया हम लोग को? क्योंकि हमारे पास मीडिया है, सोशल मीडिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, प्रिंट मीडिया है। अब उससे हम लोग को बैठे बैठे बस्ती में पता चल गया, गोरखपुर में पता चल गया, ठीक है ना। उस समय क्या था? उस समय ऐसा कुछ था क्या? नहीं था। तो राजा जो है, यानी कि अभी के जो मेन इंडिया के जो हेड है आपके, वैसे तो होता है कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट होता है, लेकिन मेन पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो पढ़े होंगे पॉलिटी में सब। तो ऐसे ही उस समय जो राजा होता तो भाई अपनी बातों को जनता तक कैसे पहुंचाए? तो इसका सहारा लिया अभिलेख का, और अभिलेखों को हर जगह रखवा दिया गया। कहाँ पर? रास्ते पर, मार्गों पर, ठीक है ना, जिससे कि राहगीर जाए तो क्या करें? उसको पढ़ें। और राजा क्या कर रहा है प्रजा के लिए, क्या करना चाह रहा है, वो सब उसको उसने मेंशन करवा दिया। किसने? अशोक महान, अशोक ने। तो उससे पता चला कि हाँ राजा जो है ये करना चाह रहे हैं जनता के लिए, कि उन्होंने अस्पताल खुलवा दिया मनुष्यों के लिए भी, पशुओं के लिए भी, उन्होंने तालाब बनवा दिए, उन्होंने कुएं खुदवा दिए, उन्होंने पेड़ पौधे लगवा दिए। ये सब वो बताते, मेंशन करते हैं। कहीं कहीं अपने शांति दूत को भेजते हैं, वो भी मेंशन करते हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर युद्ध होता है वो भी मेंशन करते हैं। तो ऐसा हम लोग को पता चलता है। समझ रहे हैं? तो अब इसमें हमने बताया था कि अशोक के पूर्व के अभिलेख और अशोक के बाद के अभिलेख, और अशोक के तो इंपॉर्टेंट अभिलेख है ही। तो अशोक के पूर्व के अभिलेख मैंने दो बताया था। क्या क्या? एक सौगोरा। कहाँ पर? सौगोरा कहाँ से मिला है? गोरखपुर से, ठीक है ना। एक महास्थान, ये कहाँ से मिला है? बांग्लादेश के बोगरा से मिला है। तो ये अभिलेख किसका मिला है? चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था? टगोर। तो अशोक के पूर्व के अभिलेख ये हो गए, तो लिख लेना, सब मेंशन हमने कराया था, ठीक है ना। समझ में सब लोग आ रहा है? पीछे सब तुम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि दो अभिलेख अशोक के पूर्व के अभिलेख में लिखना है, एक सौगोरा लिखना है और एक महास्थान लिखना है। दोनों किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। फिर अशोक के अभिलेख मेंशन कर लेना, दो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको तो अभी यहाँ लिखना नहीं है। फिर अशोक के बाद के अभिलेख, अशोक के बाद के अभिलेख दो अभिलेख, एक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक के बाद के अभिलेख में पहला रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ पर है? किस प्रांत में? गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, तो वो लिखना। फिर दशरथ का आपका, हाँ, जो दशरथ कौन था? अशोक के पौत्र थे, उनका अभिलेख मिला है गुफाओं पर, कुआ लेख मिला, तो उससे भी पता चलता। तो ये दो लिख लो सब। अशोक के पौत्र थे कौन? दशरथ। इनके गुहा लेख मिला है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में, ठीक है। अभी ऐसे इसको लिख लो। अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता। हाँ, एक तो लिख लो आप लोग का सौगोरा, ये गोरखपुर में। कहाँ से मिला है? गोरखपुर, यूपी गोरखपुर। एक है आपका महास्थान, ये कहाँ से मिला है? बोगरा। अब वर्तमान में बांग्लादेश हो गया, पहले बंगाल था, अब क्या हो गया है? बांग्लादेश। ये दो लिखा था ना आप लोगों को। सौगोरा ताम्रपत्र कर लेना, ताम्रपत्र यानी कि तांबे के पत्रों पर। ठीक है।
तो ये स्रोत हो गए, आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है, ठीक है ना। साहित्यिक सोर्स हो गया, उसी में धार्मिक हो गया, देसी हो गया, मतलब ठीक है ना, और आपका उसी में लौकिक हो गया, ठीक है। फिर विदेशी विवरण बता दिया बहुत सारे। इसके पहले सिकंदर आता है, भारत पर आक्रमण करता है, भारत के नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारे विद्वान आते हैं साथ में, और वो सभी विवरण देते हैं, बताते हैं इन लोग के बारे में। ये हो गया पुरातात्विक में हमने बता ही दिया। अशोक के बारे में पूरा अभिलेख हम लोग को आगे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है, बता दे। जल्दी से मैप बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझा बता देना, आसानी हो जाएगी। ठीक है, काम बन गया। इधर कौन सा हो जाएगा, इधर नीचे श्रीलंका। ठीक है। बांग्लादेश तो इधर है ना, ये वाला पहले सब सिर्फ इंडिया था, पाक हो जाएगा ये। अभी वर्तमान का पाक, वैसे तो पूरा इंडिया ही है ना सब, है? पूरा इंडिया है। हाँ, अभी तो पूरा इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ये अफगानिस्तान है क्या? अफगानिस्तान। अब इस पर बाद में आता थोड़ा सा। मौर्यों की उत्पत्ति हेडिंग डालो सब, फिर इस पर अभी आ जाएगा मैं। तो क्या हेडिंग डालें? मौर्यों की उत्पत्ति। अब देखो, लास्ट क्लास में हमने बताया था आप लोगों को कि अलग अलग ग्रंथों में अलग चीजें मेंशन है। कुछ ग्रंथ में कहा जाता है कि ये लोग क्षत्रिय थे,
कुछ में कहा गया ये लोग सामान्य कुल के थे, कुछ में कहा गया ये लोग निम्न कुल के थे, वृषल, ठीक है ना। लेकिन जो मेन माना जाता है कि इनको क्या माना जाता है, क्षत्रिय माना जाता है, क्षत्रिय माना जाता है कि लोग क्षत्रिय थे, ठीक है ना। यानी कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में इन्हें क्षत्रिय बोला गया है। तो शॉर्ट में मैं जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं सब लोग, हम रिपीट नहीं करेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में क्या कहते हैं इसको, इनको क्षत्रिय बोला गया, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ पहले हम बताए हुए आप लोगों को, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथ के में लिख लो, अधिकांश क्या बोला गया है, इनको सामान्य कुल का बोला गया है, सॉरी शूद्र बोला गया। ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें क्या बोला गया है, शूद्र बोला गया। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में क्या बोला गया है, क्षत्रिय बोला गया। हाँ ब्राह्मण धर्म के अधिकांश साहित्य में क्या बोला गया है, इनको शूद्र बोला गया। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में क्या बोला गया है, क्षत्रिय बोला गया, क्षत्रिय बोला गया। हाँ विदेशी विवरण में सामान्य कुल का बोला गया, सामान्य कुल का। विदेशी विवरण जो बताया हमने, उन्होंने बोला है कि लोग सामान्य कुल के थे। मुद्रा राक्षस में किसने लिखा, विशाल। इसमें क्या वर्ड आया है, वृषल, क्या आया है, वृषल। याद रखना सब लोग कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि किसमें इन लोगों को वृषल बोला गया है, हाँ वृषल। तो आपका मुद्रा राक्षस, वृषल का मतलब होता है निम्न कुल का, क्या निम्न कुल, निम्न कुल का। तो मुद्रा राक्षस में ये बोला गया। लेकिन अगर बात किया जाए पूरा, अगर कि भाई सबसे ज्यादा प्रमाणिक क्या माना था, तो आपका क्षत्रिय माना था कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में जो लिखा गया है उसमें जो लिखा गया वही सही माना था कि लोग क्षत्रिय थे। क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का मौर्य की उत्पत्ति। अब इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। शासन ये करते हैं 322 से लेकर 298 BC या ईसा पूर्व। इन्हीं के बारे में पहले इनका जो साम्राज्य, इसी इसको हमने बनाया। और इसी के साथ साथ इस मैप में हम लोग अशोक के बारे में भी पढ़ रहे हैं। अब कहा जाता है कि प्रारंभ में चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना, जो विजय अभियान को स्टार्ट जो किया, प्रारंभ किया, कहां से किया, तो पंजाब और सिंध से किया। पंजाब और सिंध से किया सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले जो विजय अभियान इन्होंने किया पंजाब और सिंध से किया। क्यों किया, क्योंकि आप लोगों को हमने पहले बताया यहाँ पर किसने आक्रमण किया था भारत के नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर सिकंदर। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो ये एरिया जो था क्या हो गया, कमजोर हो गया उसके आक्रमण से। तो इसका इन्होंने फायदा उठाया किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सबसे पहले विजय अभियान कहां से शुरुआत किया, तो पंजाब और सिंध से ही किया। तो समझ रहे, कहा जाता है कि नंद वंश में धनानंद के दरबार में एक विद्वान थे कौटिल्य या चाणक्य, और इनका वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त। क्या नाम था, नाम याद आता। एक ही व्यक्ति का 3 नाम, जैसे हम लोग के भी कई नाम हो सकते हैं, होंगे। एक घर का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है। अब तो फेमस हो गया बाबू, सबको जो भी होगा बाबू है ना, घर का नाम हो गया, है कि नहीं। ऐसे ही इनके भी 3 नाम थे, ठीक है ना। आपका विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। तो रियल जो नाम था विष्णुगुप्त था, यानी कहते जो प्यार से बुलाया तो विष्णुगुप्त, बाकी अपना जो नाम पड़ गया। अब ये जब कहा गया कि धनानंद ने क्या किया कि इनको अपमानित कर दिया, किसे, चाणक्य, चलो। और ये राज्य को छोड़कर चले गए। और इनको एक बालक मिला जो एक खेल खेल रहा था, खेल का नाम था राजकिलम। राजकिलम खेल का नाम था। खैर वो सब लिखना नहीं है, हाँ वो पूछे यानी कि कौन सा खेल था।
राजकिलम, है ना। इसका मतलब क्या, तो ये अपने खुद शिला पर बैठे हुए थे और आसपास बहुत सारे बच्चे भी थे। इनके एक्टिविटीज को देखते हैं कौन, चाणक्य, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य, और उससे बहुत प्रभावित होते हैं और अपने साथ इनको ले जाते कहां पर, तक्षशिला में। कहां पर, पहले तो भारत में ही था, अब कहां पर हो गया है, पाकिस्तान में। ये पूरे विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा, तक्षशिला, ठीक है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला। आगे चलकर हम लोग और भी पढ़ेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो ये सब विश्वविद्यालय थे। इसके फाउंडर का नाम हम लोग को नहीं मिलता है कि कौन, किसने स्थापना किया, लेकिन जो चाणक्य थे इसी विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। किसके, तक्षशिला। और उस बालक को अपने साथ ले जाते हैं, वहीं पर शिक्षा दीक्षा देते हैं। कहाँ पर, तक्षशिला। वहीं पर वो निपुण हो जाता है और वही क्या करता है, तो पहले हमने बताया कि वही आगे चलकर क्या बनते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और स्टार्टिंग में ही यानी कि जो नंद वंश था उसके पहले ही कोशिश करते हैं पंजाब और इसको जीतने का, सिंध से अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण से ये सब क्या हो गया था, कमजोर हो गया था एरिया क्षेत्र, इससे क्या आसानी हुआ जीतने में, जीत गए। जो विदेशी यात्री थे इसमें से आपका जस्टिन भी था, प्लूटार्क भी था। लिखते हैं कुछ लोग कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो सिकंदर के शिविर में जाके मिले थे, किससे, सिकंदर से, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि गद्दी प्राप्त करने से पहले वो सिकंदर से मिलते हैं, ठीक है ना, ऐसा वो लिखते हैं, ठीक है ना। जो भी हो, ठीक है। उसके बाद से वो फिर इनके पास नंदों के पास बहुत, हमने बताया कि बहुत विशाल सेना थी, तो ऐसे उसको जीता नहीं जा सकता था, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो पाटलिपुत्र की जनता थी, यानी कि नंदों की राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र की जनता धनानंद से त्रस्त थी, नाराज थी, ठीक है ना। एक तरह से वो शोषण कर रहा था, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था अपने प्रजा से, तो उसी का फायदा किसने उठाया, चाणक्य ने। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंश के शासक धनानंद की हत्या करते हैं और एक नया डायनेस्टी की फाउंडेशन कर देते हैं। कौन से वंश का, ठीक है, कब करते हैं, तो 322, और अपनी राजधानी क्या बनाते हैं, पाटलिपुत्र। क्लियर है। तो पहले तो हम लोग को स्टार्ट करना कहां से, तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त ने सबसे पहले पंजाब तथा सिंध को ही विदेशी दासता से क्या किया, मुक्त करवाया, मतलब स्टार्ट किया। क्यों हुआ, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र के विजय अभियान आरंभ किया, क्योंकि यहाँ के शासक अलेक्जेंडर सिकंदर के आक्रमण से क्या हो गए थे, कमजोर हो गए थे, पॉइंट बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी। मगध, स्टार्टिंग से हमने लास्ट क्लास में बताया था, मगध के जंगलों में बहुत सारे क्या थे, हाथी पाए जाते हैं, उससे क्या हो गया, सेना को तैयार करने में आसानी हो गया। हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जो मगध का उत्कर्ष जब आप लोग पढ़ेंगे तो मगध ही क्यों शक्तिशाली हुआ, क्या कारण थे उसके, तो कई कारण थे। एक तो उसकी जो भौगोलिक दशा थी वो उसके अनुकूल था, ठीक है ना, वो नदी के किनारे पर था, गंगा सोन नदी के तट पर था, वो पहाड़ों से घिरा हुआ भी था और वहां पर बहुत ज्यादा खनिज भी पाए जाते थे, जिसमें लोहा भी पाया जाता था। तो लोहे से क्या बनाना आसान हो गया, हथियार बनाना आसान हो गया। तो लोहे के बारे में जानकारी सबसे पहले कब मिलता है, कौन बताएगा, कहां से, हाँ 1000 BC में, कहां से, अतरंजी खेड़ा से मिलता है, ठीक है ना। और आपके मगध तक यानी कि जनपद काल तक आते आते उसके व्यापक पैमाने पर प्रयोग शुरू हो गया और क्या हो गया कि जंगल कटने लगे और नगरों का विकास होने लगा। और इसी से नंदों ने भी अपनी सेना तैयार की थी, जैसे नंद ने किया वैसे किसने किया, आपके मौर्य ने भी किया। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा। उसके अलावा राजा तो शक्तिशाली था ही, यानी कि जो राजा हुए वो भी तो शक्तिशाली होना चाहिए ना। मान लो सब सुविधा मिल ही जाए, यानी कि भौगोलिक दशा भी मिल जाए, सब चीज अनुकूल हो, लेकिन राजा शक्तिशाली नहीं होगा तो क्या जीत पाएगा, अन्य नहीं कर पाएगा। तो राजा भी शक्तिशाली थे, उस मगध के भी और मौर्यों के भी थे, तब ये क्या करें, शासन कर पाए। और ये पहला वंश था जिसने आपके कहां तक, अफगानिस्तान से लेकर कहां तक, आपका इधर पूरा में बांग्लादेश तक वर्तमान के, और इधर कश्मीर से लेकर इधर कहां तक,
आपके कर्नाटक तक ये पूरा इनका साम्राज्य था, और आपका गुजरात था। इतना बड़ा साम्राज्य पर इन्होंने रूल किया, किसने? मौर्यों ने। इसके पहले किसी ने नहीं किया इतना ज्यादा। आगे चलकर ना तो मुगल ना कर पाए और ना तो ब्रिटिश कर पाए इतने बड़े साम्राज्य पर रूल। आ रहा सबको ठीक है ना? आगे जस्टिन लिखता है, जो हमने बताया कि ग्रेसी यात्री था जस्टिन, कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को इन्होंने क्या बोला? डाकुओं का गिरोह बोला। इन्होंने कैसे तैयार किया सेना? तो जो आपके बहुत सारे जो जनजातियां थी, ठीक है ना, उनको अपने फेवर में किया, पक्ष में किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उससे एक सेना तैयार करी। तो जस्टिन ने बोला डाकुओं का गिरोह है, किसकी सेना? चंद्रगुप्त मौर्य का। और जस्टिन ने लिखा, ये भी लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से पूरे भारत को क्या कर दिया? रौंद डाला, यानी कि जीत लिया। 6 लाख की सेना से इसने क्या किया? इन्होंने पूरे भारत को रौंद डाला, इसका मतलब जीत लिया। यानी इतनी बड़ी सेना थी किसके पास? आपके मौर्य के पास। ये लोग लिखते हैं इसमें, है ना? जस्टिन लिखता है दोनों चीजें, तो याद रखना है सब लोगों को कि जस्टिन क्या लिखता है? पहला कि ये डाकुओं का क्या था? गिरोह था इसके पास। किसके पास? चंद्रगुप्त कहता है। दूसरा कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से पूरे भारत को क्या कर दिया? रौंद डाला। क्लियर सबको? आगे अब वही बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, तो चाणक्य नाम याद रखना, 3 नाम, धनानंद की हत्या की और मेडविसिन के फाउंडेशन कर दिया, और राजधानी क्या बना लिया? पाटलिपुत्र। अब कैसे पता चलता है कि युद्ध हुआ? तो हमने आप लोगों को बताया था बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो, क्या बताया था? मिलिंद पन्हो। फिर से आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा। आ रहा समझ में ना? सब दिक्कत हो रहा है? ऊपर से जा रहा चीजें। राजधानी क्या? पाटलिपुत्र। अब हमने बोला मिलिंद पन्हो, किसने लिखा था? जो लास्ट क्लास में आए थे लोग बता सकते हैं। इस ग्रंथ को किसने लिखा था? खैर आगे पढ़ेंगे, अभी क्या नहीं इनके बारे में पता। मिलिंद पन्हो से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं नंद सेना के बीच में युद्ध हुआ, इससे पता चलता है हम लोग। इस ग्रंथ में नंद शासक का एक मंत्री होता है, इसका नाम था भद्रसाल, यानी कि धनानंद का एक मंत्री था, क्या? भद्रसाल का वर्णन मिलता है, जो संभवतः धनानंद का क्या था? सेनापति था। यानी कि मिलिंद पन्हो में दोनों के बीच में जो युद्ध होता है उसके बारे में वर्णन किया गया। तो शॉर्ट में तुम इसको ऐसे कर लिख सकते हो, सब बता रहे जो चीजें शॉर्ट में तुम लिख सकते हो। इस ग्रंथ में दोनों के बीच युद्ध का वर्णन, बस ऐसे लिख लो। फिर इसमें धनानंद के एक मंत्री तो 10 साल के बारे में जानकारी मिलती है। अब एक नाम मिलता है विद्वानों को, सैंडोकोटस। क्या नाम मिलता है? सैंडोकोटस। अब विद्वानों में भाई सबने अलग अलग नाम बोला, किसी ने एंड्रोकोटस बोला, किसी ने सैंडोकोटस बोला। अब किसने पहली बार पहचान किया कि यही ये जो सैंडोकोटस है कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। तो कौन थे विद्वान? तो सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स, यानी कि सैंडोकोटस जो यूनानी जो यात्री थे, यानी कि जस्टिन, प्लूटार्क, इन्होंने
सैंडोकोस्टल नाम का उपयोग किया, लेकिन किसके लिए किया ये कोई समझ नहीं पा रहा था। तो सबसे पहले इन्होंने ही पहचान किया कि ये जो है सैंडोकोस्टस कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहली बार सैंडोकोस्टस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो सर विलियम जोन्स ने। क्लियर है? यानी कि ये लोग क्या थे, ये ब्रिटिशर्स थे ना, यहाँ पर इनको इंटरेस्ट होता है, यानी कि ये यहाँ के जो प्राचीन जो चीजें थी उसमें इंटरेस्ट वो करते हैं, मतलब उसके इसकी वजह से बहुत सारे ये रिसर्च भी करते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि सैंडोकोस्टस से कौन है, तो सबसे पहले यही बताते हैं कौन, सर विलियम जोन्स। अब धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार होने लगा, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे चलकर गद्दी पर कब बैठ जा रहे हैं, 322 में, और 305 में युद्ध होता है। किससे, आपका यहीं पर एक वंश था इस एरिया में, जिसका शासक था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर, नाम सुना होगा। 305 BC में यानी कि ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है ना। ये यूनान का शासक था, यानी कि जब यहाँ से सिकंदर जाता है तो जो बहुत सारे एरिया में अपने सेनापति उसके रहते हैं, ठीक है ना। तो उसी में से एक भी होता है कौन, सेल्यूकस निकेटर। ये एंटियोकस का पुत्र होता है, यानी कि सिकंदर का सेनापति कौन, एंटियोकस, उसी का पुत्र कौन है, सेल्यूकस निकेटर। तो ये वहां पर शासन कर रहा था यूनान में। यूनान का मतलब वर्तमान का सीरिया, वर्तमान का सीरिया, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ये शासक था तो ये भी भाई विस्तार करना चाह रहा था अपने, और ये भी करना चाह रहे थे, तो दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध हो जाता है तो युद्ध में क्या होता है कि हार जाता है कौन, सेल्यूकस निकेटर, और संधि करने को तो युद्ध होता है। युद्ध में ये हार जाता है कौन, सेल्यूकस निकेटर, और संधि करने को विवश हो जाता है, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। और एक संधि होती है, संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर को 4 प्रांत इसको देने पड़ते, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसकी लड़की होती है हेलेना, जिसकी, सेल्यूकस निकेटर की। हेलेना का विवाह किससे कर दिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। यानी कि कहा था कि दहेज नहीं मिल गया वो प्रांत चारा, है ना। तो पहला इंटरनेशनल ही विवाह होता है ना, कौन सा, आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह ये है ना। यानी कि युद्ध में जब हार जाता है तो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह ये चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, कौन, सेल्यूकस निकेटर। और चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दहेज में देता है ना। 4 प्रांत कौन कौन सा, समझेगा। एक तो था जेड्रोसिया, क्या नाम था, जेड्रोसिया जो यहाँ पर था। एक यहाँ पर था एरिया, क्या नाम था, एरिया। एक था आपका यहाँ पर अराकोसिया, अब ये बता देंगे लोकेशन में। और यहाँ पर था पेरोपनिसडाई, पेरोपनिसडाई, ठीक है ना। अब ये एरिया कौन कौन सा, देखो इधर सब लोग, जेड्रोसिया यानी कि आज का बलूचिस्तान, तो कहां पर है, पाकिस्तान। अराकोसिया आज का कंधार, कंधार कहां पर, अफगानिस्तान।
पेलोपोनेसोडाई आज का काबुल, किसकी राजधानी? हमारे साथ राजधानी। और एरिया भी इसी में, यानी कि पूरा सब किसके कब्जे में था? सेल्यूकस निकेटर के। और चारों प्रांत किसे दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको याद रखना सब लोगों को, है ना? यानी कि दहेज में या सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिया। 4 प्रांत का नाम जेड्रोसिया, एरिया, अराकोसिया, पेलोपोनेसोडाई। ये बलूचिस्तान का मकरान कोस्ट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग पढ़े होंगे। मकरान कोस्ट सबसे पश्चिमी जो था स्थल कौन सा था बताओ? इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे वेस्टर्न जो साइट था, क्या नाम था उसका? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे नॉर्थ में, सबसे ईस्ट में और सबसे वेस्ट। बताओ सबसे नॉर्थ में कौन सा साइट? मांडा। कहां पर? ठीक है, गुड। साउथ में दैबाबाद। कहां पर? महाराष्ट्र। सबसे ईस्ट में कहां पर? मेरठ। उत्तर प्रदेश। कहां पर? मेरठ में। वेस्ट यूपी की ईस्ट यूपी? वेस्ट। हम लोग किस यूपी में है? हम ईस्ट यूपी में। ठीक है, वेस्ट में सुतकांगेडोर। कहां पर? बलूचिस्तान मकरान कोस्ट। कहां पर? बलूचिस्तान मकरान कोस्ट। तो इस समय यानी कि मौर्य काल में जो यहाँ पर था कौन था? जेड्रोसिया। कहां पर? बलूचिस्तान मकरान कोस्ट पर। ये तीनों कहां पर? तो अफगानिस्तान। क्लियर? अब चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने ससुर यानी कि सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी दिया गिफ्ट में? 500 हाथी, है ना? अपने ससुर को 500 हाथी गिफ्ट किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्योंकि मैंने पहले बोला कि मगध के जंगलों में बहुत सारे हाथी दिया। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत एम्बेसडर इसे भेजा, मेगास्थनीज, है ना? इसे भेजा मेगास्थनीज। आता है यहाँ पर पाटलिपुत्र में, कई वर्ष रहता है और एक ग्रंथ लिखता है। इसका नाम था क्या? इंडिका। क्या लिखता है? इंडिका। ये सब लिखते चलना, अपना ध्यान से रखना। एक ग्रंथ लिखता है, इसका नाम था मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो पाटलिपुत्र में आता है और कई वर्ष स्पेंड करता है, व्यतीत करता है और यहीं पर एक ग्रंथ लिखता है। इसका नाम था इंडिका। क्यों? ये अपने मूल रूप में नहीं मिलता है, है ना? इंडिका जो है अपने वर्तमान में मूल रूप में नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे जो यात्री होते हैं, प्लूटार्क, ये सब इसके उद्धरण को वो वर्णन करते लिखते हैं इसके बारे में। इसमें ये सब चीजें लिखा गया है। एरिया को हेरात बोला गया है। एरिया को डैश करके हेरात लिखना। क्या लिखना? हेरात लिखना। इसको बलूचिस्तान लिखना, मकरान कोस्ट। इसको कंधार लिखना, उसको काबुल लिखना। हेरात इसको लिख लेना। हेरात, ये ना? हाँ, जो कहे तीनों इकट्ठे बैठे थे, राजू आगे कहे से बैठे हो और गिर जाओगे नीचे। इधर से ढकेलते जाएगा, पता चला नीचे भी गिर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये पूरा तुम लोगों का तैयार हो जाएगा ना। हाँ, ऐसे जो स्टोरी जो बता रहे हैं पूरा तैयार हो जाएगा। वही बस अपना इसी तरह सीक्वेंस भी याद करना। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये कैसे पता चलता है कि युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर के बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में? तो एक आपके विद्वान थे, उनका नाम था एप्पियानस, है ना? क्या नाम था? एप्पियानस। इन्हीं से पता चलता है इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? सेल्यूकस निकेटर और ये हो गया। फिर आप कुछ पॉइंट और है, फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना ही थे। हाँ, एक चीज और याद रखना है कि जो चाणक्य थे वो एक ग्रंथ लिखते हैं। कौन सा ग्रंथ लिखते हैं? अर्थशास्त्र का लिखते हैं। अर्थशास्त्र, तो भी मेंशन करना है। चाणक्य जो है
अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। अब इसमें क्या क्या मेंशन है उसको एक दो पॉइंट तुम लोग लिख लो खाली बस। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र लिखो पहले। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की किस भाषा में? संस्कृत में। सबसे प्राचीन भाषा हमारी क्या है? संस्कृत है। की रचना की, ठीक है ना? लिख लो। यह राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। इस ग्रंथ में ना तो मौर्य शासक का उल्लेख है, यानी कि उल्लेख नहीं है मौर्य शासक का, उल्लेख है मतलब ना है, लिखना ना नहीं है, ना ही मौर्य राज का उल्लेख है, ना ही मौर्य राज का उल्लेख। लेकिन इसमें एक ही लाइन में सब लिखना है। लेकिन इसमें प्रशासन से संबंधित सूचनाओं को प्रशासन से संबंधित सूचनाओं को मौर्यकालीन माना जाता है। पैराग्राफ चेंज करके अनेक विवादों के बावजूद अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना मानी जाती है। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की रचना मानी जाती है। के बावजूद अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना मानी जाती है। एक पॉइंट और लास्ट इसमें, अशोक के अभिलेखों, इसी ग्रंथ से संबंधित पॉइंट है। अशोक के अभिलेखों मेगास्थनीज के विवरण तथा अर्थशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावलियों में कुछ समानता भी दिखती है। कुछ समानता भी दिखती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस ग्रंथ का बड़ा भाग मौर्य काल में ही संकलित हुआ। मौर्य काल में ही सब क्या हुआ? संकलित हुआ। अब एक लाइन इंडिका के बारे में खाली लिख लो, बाकी आगे हम लोग पढ़ते ही रहेंगे उसके बारे में। इंडिका किसने लिखा? तो लिख लो उसमें एक पॉइंट। इंडिका में ऐसे लिख लो, मेगास्थनीज के द्वारा रचित ग्रंथ। पहले लिखा हुआ तो मत लिखना। मेगास्थनीज के द्वारा रचित ग्रंथ इंडिका में मौर्य प्रशासन, समाज, इंडिका में मौर्य प्रशासन, समाज, धर्म, रिलीजन,
प्रशासन, आपका समाज, धर्म, धर्म एवं आर्थिक क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। बस तो ये याद रखना। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट और, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का खत्म हो जाएगा जल्दी से। आप सुन लो। कहा जाता था कि मैगजीन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार एवं प्रशासन के संबंध में वन में निवास करने वाले तपस्वियों से क्या करता था? परामर्श किया करता था, ठीक है ना। मैगजीन लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार एवं प्रशासन के संबंध में जो वन में निवास करने वाले जो तपस्वी थे उनसे विचार विमर्श किया करता था। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। वहां पे पॉइंट अपना लिखना चाहो तो लिख देना, अभी मत लिखो, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इसके अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में पाटलिपुत्र में 12 साल का अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो क्या करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इनके एक जैन मुनि थे भद्रबाहु, नाम सुना होगा आपने, हमने लिखाया है। क्या नाम था? भद्रबाहु, ठीक है ना। उन्हीं के साथ अपने पुत्र के पक्ष में, इनके पुत्र का नाम क्या? सिंहसेन। इनके पुत्र का नाम क्या? सिंहसेन, जैन ग्रंथ में। और यही सिंहसेन आगे चलकर बिंदुसार के नाम से गद्दी पर बैठता है। मेरी बात समझ रहे सब लोग? यानी कि अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? जैन मुनि, क्या नाम था? भद्रबाहु के साथ अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को छोड़कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। फिर से बोल रहे हैं, फिर अपने जीवन के अंतिम समय में जैन मुनि, क्या नाम था? भद्रबाहु के साथ पुत्र का नाम सिंहसेन, क्या नाम था? के पक्ष में सिंहासन को छोड़ देते, सिंहासन को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? हाँ, श्रवणबेलगोला। कहाँ पर है? तो कर्नाटक। यहीं पर एक पर्वत है, चंद्रगिरी पर्वत। क्या नाम है? चंद्रगिरी पर्वत। यहीं पर संलेखना सिस्टम, यानी कि संलेखना पद्धति से, हाँ, शरीर को क्या करते हैं? त्याग। तो ये कौन सी पद्धति है? हाँ, ये अभी भी जैन धर्म में चलता है। इसको संथारा भी बोलते हैं या संलेखना भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या? भूखे रह के अपने शरीर को क्या कर देना? त्याग देना, ठीक है। यानी कि पहले तो खाना पीना छोड़ते हैं, फिर फल फूल खाते हैं, वो भी छोड़ देते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, वो भी छोड़ देते हैं, फिर शरीर को त्याग देते हैं। अभी भी भारत में जैन धर्म में ये आपका पद्धति है। कुछ समय पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने साइंस पर बैन लगा दिया था कि ये पद्धति नहीं चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी तो ये पारंपरिक इस पद्धति है, तो इसलिए इसको लागू होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं, आप लोग देखे होंगे, अभी पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ेंगे आप लोग, कि भारत में 2 तरह के आपके होंगे, श्वेतांबर और दिगंबर। सब पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं बता रहे, जब पढ़ लेना फिर हम डिस्कस करेंगे। तो 2 तरह के जैन लोग हैं, एक है श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, जो दिगंबर है वो नेकेड रहते हैं। तो जो दिगंबर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिटेशन में बिलीव रखते हैं, कठोर व्रत में,
जो महावीर स्वामी थे जो, ठीक है ना, उन्हीं की तरह वो फॉलो सब चीज़ करते हैं, यानी कि उनके सांस से भी किसी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है ना। हाँ, मुंह पर लगाया जाता है क्योंकि सांस से भी किसी को नुकसान ना पहुंचे, उसके वो फॉलोवर्स हैं जो दिगंबर है, ठीक है ना। तो ये भी कौन थे? दिगंबर ही थे। तो आपके भद्रबाहु। आप लोग पढ़ोगे जब जैन धर्म, तो हम लोग डिस्कस फिर करेंगे, पूछेंगे तब तो बताएंगे। आगे बढ़े, क्लियर। तो ये यानी कि स्टारवेशन, भूखे रहेगा, शरीर को त्याग देना, इसका मतलब ये होता है। बस ऐसे लिख लेना है। कौन सा? संलेखना या संथाना भी बोलते हैं। त्याग देते हैं, कब त्याग देते हैं? तो 298 BC में, क्लियर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये मेन चीज सब आप लोग को याद रखना। सर पॉइंट नहीं है तो साम्राज्य इनका दिख ही रहा है, कहां से कहां तक। ये क्या है? अफगानिस्तान से लेकर यहाँ तक, इधर कश्मीर से लेकर पूरा इनका साम्राज्य। इधर आपका गुजरात। कैसे पता चलता है कि गुजरात पर शासन था? तो रुद्रदामन के जुड़ागढ़ अभिलेख से अभिलेख मिलता है यहीं पर। तो इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी और अशोक के बारे में भी इसमें लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण करवाते कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कहां पर? ये पर सौराष्ट्र प्रांत में। कहां पर? और आगे चलकर अशोक क्या करवाते हैं? इसको रिकंस्ट्रक्शन, पूरा निर्माण करवाते हैं। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रशासन में पढ़ेंगे। हाँ, रुद्रदामन का जो हम लोग को पढ़ेंगे कब? तो पोस्ट मौर्य पीरियड में पढ़ेंगे, यानी कि इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें होगा। वो शक राजा थे। कौन थे? शक। शक यानी कि विदेशी जो थे। हाँ, शक थे ना। ठीक है, आगे बढ़े। अगला रूलर बिंदुसार यानी कि सिंह से। बिंदुसार। अगला जो शासक बनते हैं इनके पुत्र बिंदुसार। ये कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी दुर्धरा, उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। कौन? बिंदुसार। ये इनकी उपाधि मिलती है हम लोग को अमित्रघात की। किसकी मिलती है? अमित्रघात। जो यूनानी यात्री थे वो लोग कहते हैं अमित्रचेट। इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसको काट दें। विदेशी विवरण में मिलता है, अमित क्षेत्र भी मिलता है, इस तरह से मिलता है। इसका मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला। ध्यान रखना। ये जो था बिंदुसार, इसका जो जन्म हुआ था सिजेरियन पद्धति से। सिजेरियन पद्धति से इसका जन्म हुआ था, यानी कि सर्जरी से इसका जन्म हुआ था। किसका? बिंदुसार का। इसी का नाम क्या मिलता है हम लोग को? सिंह सेन। क्या मिलता है? जैन धर्म में क्या मिलता है? तो अदर नेम अन्य नाम कर लेना क्या? सिंह सेन। पतंजलि के महाभाष्य में इसे अमित्रघात बोला गया है। पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा था महाभाष्य, उसमें क्या नाम मिलता है? अमित्रघात। यूनानी बोलते हैं इसको अमित्रो कट्टस या कोटस ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। सांची का एक अभिलेख मिलता है, उसमें इसका नाम मिलता है बिंदुसार। सांची का एक अभिलेख मिलता है, उसका नाम क्या मिलता है? बिंदुसार मिलता है। अगला 2 पॉइंट उसको ध्यान से सुनो सब।
लिख लो। 4 बजे ब्रेक लेना, थोड़ा सा 5 मिनट 7 मिनट, फिर चलेगा 5:30 तक। पढ़ लोगे ना, ज़्यादा है तो क्यों चलो चलेगा 5:30, पता है ना। अब पढ़ लो सब कुछ, फिर तो खत्म ही होने वाला 5 सब, क्योंकि काम में समाज का सब निपटाओ, सब पढ़ लो सब। हाँ, सबसे पहले अमित्र घात जो बोला गया है वो बोला गया पतंजलि के महाभाष्य में। पहली बार मत लिखना कि बिंदुसार को पतंजलि के महाभाष्य में अमित्र घात बोला गया। सांची के अभिलेख में बिंदुसार मिलता है, सांची के अभिलेख में बिंदुसार मिलता है। ये वाला पॉइंट सब लिख लो जो लिखा है, जो अगला लिखा है। बिंदुसार की राज परिषद का उल्लेख, बिंदुसार की राज परिषद का उल्लेख, बाकी तो सब कुछ मिल जाएगा जो बता रहे हैं। ये जो लिखा रहे नहीं मिलेगा, कुछ किताबों में मिला इसलिए लिखा रहे हैं। उल्लेख दिव्यावदान में मिलता है। दिव्यावदान बहुत ग्रंथ है, दिव्यावदान राइटर नहीं मिलते हैं। इसकी राज परिषद में 500 सदस्य थे। 500 सदस्य थे, 500 राज परिषद का प्रमुख खलनाटक, लिख देना। हाँ, प्रमुख खलनाटक था। खलनाटक की सब खलनाटक नाटक है ना। खलनाटक, खलनायक मत लिखना तुम। सोच रहे खलनाटक। खलनाटक। हाँ, बिंदुसार की राज परिषद में बिंदुसार की राज परिषद में आजीवक सन्यासी भी रहते थे। कौन सन्यासी? आजीवक सन्यासी। अभी तुम लोग पढ़ोगे सब, ये सब ज्ञान धर्म में, अभी कुछ नहीं बता रहे, जब पढ़ लो फिर डिस्कस करेंगे। सन्यासी रहते थे? हाँ, रहते थे। जो इस बात का संकेत है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से प्रभावित था। आजीवक संप्रदाय से प्रभावित था। अब जैसे तुम लोग पढ़ोगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, और उसी में इनके बारे में भी थोड़ा सा तुम लोग हो सकता है कि पढ़ोगे। किसके बारे में? आजीवक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी हो गए? जैन के। ये कौन से धर्म के? आजीवक के। अशोक कौन से धर्म के? बौद्ध। तीनों अलग अलग, लेकिन सब इन्होंने सबको संरक्षण दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धर्म को किया, प्रमोट किया, सभी को मिलकर लेकर आगे बढ़े ये लोग, सभी लोग। तो याद रखना। अब बिंदुसार के भी दरबार में एक यूनानी यात्री आता है, इसका नाम था डायमेकस। क्या नाम था? यानी कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया? मेगास्थनीज आया, ठीक है ना। तो बिंदुसार के समय कौन आया? तो डायमेकस आया। अब इस समय सीरिया का शासक कौन था? अब बदल जाता है। उस समय कौन था सीरिया का शासक? चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन था सीरिया का शासक? सेल्यूकस निकेटर था। इस समय एंटियोकस लिख लो, ये वाला पॉइंट लिख लो सब। बिंदुसार के समय एंटियोकस प्रथम लिखना, द फर्स्ट। कहाँ का शासक? सीरिया का शासक, ये यूनान का शासक है। यूनान भी लिखना है, यानी कि आजकल का सीरिया, उस समय यूनान। बिंदुसार के समय एंटियोकस प्रथम ने मेगास्थनीज के स्थान पर
डायमेकस। डायमेकस क्या? ये राजदूत, अच्छा। डायमेकस को राजदूत बनाकर भेजा। ठीक, ये भेज देता है कौन? एंटियोकस प्रथम। कहाँ से? तो आपका वहां से। सीरिया। किसको? डायमेकस। अब बिंदुसार एंटियोकस प्रथम से 3 चीज और डिमांड करता है। एक मीठी मदिरा यानी कि शराब, एक सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। 3 चीज बोलता है कि मुझे और चाहिए। तो जो एंटियोकस प्रथम था वो 2 चीज तो दे देता है, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर भिजवा देता है, लेकिन कहता है दार्शनिक को हमारे राज्य में निर्यात नहीं किया जाता, इसको मना कर देता है। ठीक है ना? तो ध्यान में रखना है कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस शासक ने यूनान के शासक से 3 चीजें मंगवाई थी, तो कौन था? बिंदुसार। मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और आपका एक दार्शनिक। ठीक है ना? लिख लो ये वाला पॉइंट। एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने निम्नलिखित 3 चीजें मांगी थी। निम्नलिखित 3 चीजें मांगी थी। अभी बोल दिया तो लिख लेना, सब हो जाएगा ना? शॉर्ट में करके लिख लो, तो जल्दी खत्म कर देंगे। सोफिस्ट भी बोलते हैं दार्शनिक को, इंग्लिश में सोफिस्ट। क्या क्या, एक बार तुम ही लोग रिपीट करो, क्या क्या मंगवाया था? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। इसको लिख लो। हाँ, मीठी अंजीर, सॉरी सूखी अंजीर। दार्शनिक, सोफिस्ट बोलते हैं दार्शनिक। हाँ, दार्शनिक यानी कि जो व्यक्ति, मतलब जो दार्शनिक है, जो जानकारी है धर्म के सब उसके बारे में। अब इस समय मिस्र का भी एक शासक था, ठीक है? इस समय बिंदुसार के समय में ये तो सीरिया का शासक हो गया, कौन? एंटियोकस। एक मिस्र का भी शासक था। उसका नाम था मिस्र का शासक क्या था? नाम था टालमी फिलाडेल्फस। लिख लो। सर उस समय? हाँ, उस समय बिंदुसार के समय फिलाडेल्फस। ये फा है, ये का नहीं है, फा, ठीक है? फिलाडेल्फस। अब ये भी एक अपने राजदूत को भेजता है। कहां पर? बिंदुसार के दरबार में। इसका नाम था डायनोसियस। डायनोसियस, एक मिनट, डायनोसियस। डायनोसियस दार्शनिक था? नहीं, ये राजदूत था। जैसे ये राजदूत था ना, ऐसे ही है। तो इसको कौन भेज रहा है? ये भेज रहा है। इसको कौन भेज रहा है? तो ये भेज रहा है। समझ रहे हो ना? ये यूनान का शासक, ये कहाँ का शासक? मिस्र का शासक। अब कहा जाता है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो जो विद्रोह होता है वो राजा के खिलाफ नहीं होता है, ठीक है? कि बिंदुसार के खिलाफ होता है। वहां पर जो
तक्षशिला का जो मेन शासक जो था उसके खिलाफ वहाँ की जनता करता। तो पहले तो कहा जाता कि बिंदुसार अपने बड़े लड़के सुसीम को भेजता है विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन वो दबा नहीं पाता। फिर अशोक जाता है और विद्रोह को आसानी से क्या करता है, दबा देता है। यानी कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह होता है जिसको अशोक दबाता है। यानी कि वहाँ पर जब जाता अशोक पहुँचता है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि आप लोगों के खिलाफ हमने कुछ नहीं किया विद्रोह, ये तो यहाँ का जो शासक है वो हमें परेशान कर रहा है इसलिए हमने विद्रोह किया है। तो दबाने का मतलब सबको समझा बुझा कर अपना वो करना। यानी कि इनका जो शासन था सेंट्रलाइज रूल था, किसका, मौर्यों का। यानी कि पूरा पावर किसके पास, राजा के पास, जो कहाँ पर बैठ रहा है, तो पाटलिपुत्र में बैठा, कहाँ बैठ रहा है, पाटलिपुत्र, और वहां से पूरे इतने एरिया में क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। यानी कि शासक क्या निरंकुश नहीं था, एटोक्रेटिक नहीं था, यानी कि बेवजह जनता को ये लोग परेशान नहीं करते थे, ठीक है ना। इसलिए कहीं भी विद्रोह हम लोग को सुनने को नहीं मिलता है, बस इसको छोड़कर। और वो भी वो वहाँ की जनता कहती है कि हमने आपके खिलाफ नहीं किया है, यहाँ के वो जो शासक है उसके हमने वो किया है, समझ रहे हैं। यानी कि इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को लेकर चला और कहीं भी कुछ ऐसा घटना नहीं घटता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। क्योंकि अगर राजा शक्तिशाली होता है तो क्या होता है, वो निरंकुश हो जाते हैं। यानी कि निरंकुश का मतलब क्या, कि वो बेवजह जनता को परेशान करने लगते हैं, नए नए कर लगाते हैं, बहुत सारे पैसे वसूलते हैं, शासन करते हैं, मतलब एक तरह से डिक्टेटरशिप होता है, समझ रहे सब। तो ऐसा इन लगा रूल नहीं था। यानी कि इन्होंने आम जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए सबने, वो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य हो या बिंदुसार हो या आगे चलकर अशोक महान हो, बिंदुसार में नहीं। अगला ब्रेक ले लो, इसका फिर शुरू करते हैं अशोक का। कोशिश करेंगे आज खत्म हो जाए, अभी बहुत सारी चीजें बचा है, प्रशासन बचा है, सब चीजें। जाना नहीं जाना